आज हम चर्चा करेंगे प्राचीन भारत का इतिहास का स्रोत। और कंपटीशन में विभिन्न तरह की परीक्षाओं में इससे बहुत सा प्रश्न आता है। यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, यानी कि इंडिया का किसी भी तरह का परीक्षा है उसमें एक क्वेश्चन आता है। इसको ध्यान से देखा जाए, सुना जाए। तो हम सबसे पहले चर्चा करेंगे प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का यानी प्राचीन भारतीय इतिहास का स्रोत। यहाँ पर हम चर्चा करेंगे इतिहास। इस इतिहास में हम चर्चा करेंगे प्राचीन भारत। तो यहाँ पर लिखेंगे प्राचीन भारत का ऐतिहासिक स्रोत। इसलिए हम चर्चा कर रहे हैं प्राचीन भारत का ऐतिहासिक स्रोत के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि भारतीय इतिहास के बारे में हमको जानकारी कितने स्रोत से मिलती है भाई। तो भारतीय इतिहास का स्रोत जो है, तो भारतीय इतिहास की जो जानकारी जो है, भारतीय इतिहास के विषय में हमें जानकारी जो है यहाँ पर लिखा जाता है कि भारतीय इतिहास की जानकारी का 4 स्रोत है। यहाँ पे सबसे पहले ध्यान दिया जाए कि 4 स्रोत कौन कौन है भाई। मुख्यतः 4 स्रोत है। पहला है धर्म ग्रंथ, पहला नंबर में। दूसरा नंबर में हो जाएगा ऐतिहासिक ग्रंथ, यानी कि ऐतिहासिक एवं समसामयिक ग्रंथ। ऐतिहासिक एवं समसामयिक ग्रंथ, ऐतिहासिक एवं समसामयिक ग्रंथ। तीसरा हो जाएगा विदेशियों के विवरण, विदेशियों का विवरण। और पुरातत्व सामग्री, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। पुरातत्व में संबंधी साक्ष्य। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि हम अब चर्चा करेंगे धर्म ग्रंथ के बारे में। तो यहाँ जो है प्राचीन काल में, अब यहाँ पर देखते हैं कि प्राचीन काल में भारत में 3 प्रकार के, यानी कि प्राचीन काल से ही भारत में 3 प्रकार की, यानी भारत का धर्म प्रधान देश होने के कारण यहाँ पर जो है प्राचीन काल में भारत में धर्म प्रधान देश
प्रधान देश होने के कारण, भारत में धर्म प्रधान देश होने के कारण यहाँ जो है 3 प्रकार की धार्मिक धाराएं बह रही थी। इसमें जो है भारत में धर्म प्रधान देश होने के कारण यहाँ 3 प्रकार की धार्मिक धाराएं बह रही थी। कौन कौन 3 प्रकार की धार्मिक धाराएं बह रही थी? तो यहाँ पर जो है पहला जो था वैदिक, बौद्ध, जैन धर्म, बौद्ध एवं जैन धार्मिक विचारधाराएं बहुत प्रभावित हो रही थी। तो यहाँ पर जो सबसे पहले जो है वैदिक धर्म को हम ब्राह्मण धर्म ग्रंथ भी कहते हैं। वैदिक धर्म को हम ब्राह्मण धर्म ग्रंथ भी कहते हैं। तो वैदिक ग्रंथ को वैदिक ग्रंथ को क्या कहते हैं? ब्राह्मण धर्म ग्रंथ भी कहते हैं, ब्राह्मण धर्म ग्रंथ भी कहते हैं, नहीं ब्राह्मण धर्म ग्रंथ भी इसको हम कहते हैं। तो अब यहाँ पर जो हम चर्चा किए थे धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक एवं समसामयिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। तो यहाँ पर हम चर्चा करेंगे धर्म ग्रंथ का, जिसमें प्राचीन काल में धर्म ग्रंथ जो है प्राचीन काल में भारत में धर्म प्रधान देश था। यहाँ 3 प्रकार की धार्मिक धाराएं बह रही थी और 3 प्रकार की जो धार्मिक धाराएं थी वह था वैदिक, बौद्ध एवं जैन धर्म। अब यहाँ पे है कि वैदिक ग्रंथ को हम ब्राह्मण धर्म ग्रंथ भी कहते हैं, ब्राह्मण धर्म ग्रंथ भी कहते हैं। तो अब हम इस पर धर्म पर चलते हैं, जैन धर्म ग्रंथ पर। अब इसको हम सब मिटाते हैं, अब इसी पर हम पूरा चर्चा करेंगे। इसके बारे में तो स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा। अब यहाँ पर चलते हैं ब्राह्मण धर्म ग्रंथ। ब्राह्मण धर्म ग्रंथ हो गया। ब्राह्मण धर्म ग्रंथ के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो वैदिक ग्रंथ को ही हम लोग ब्राह्मण धर्म ग्रंथ भी कहते हैं। कहीं कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अब यहाँ चलते हैं ब्राह्मण धर्म ग्रंथ। ब्राह्मण धर्म ग्रंथ होता है क्या भाई, है ना? तो अब यहाँ पर चर्चा करते हैं कि वैदिक ग्रंथ को ही हम लोग ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। तो यहाँ पर चर्चा होगा वेद का। तो अब यहाँ पर जो है वेद का हम चर्चा कर रहे हैं। तो इसकी उत्पत्ति, वेद शब्द का अर्थ क्या होता है? अब यहाँ पहले करेंगे कि वेद शब्द का अर्थ, शब्द का अर्थ क्या होता है? तो यहाँ पे सबसे पहले ध्यान देना है कि वेद शब्द का अर्थ क्या होता है। तो शब्द का अर्थ होता है, क्या होता है? महत् ज्ञान। इसका अर्थ होता है ज्ञान, महत् ज्ञान, महत् ज्ञान,
ज्ञान, महत् ज्ञान, अर्थात जो है आध्यात्मिक एवं पवित्र ज्ञान, आध्यात्मिक एवं पवित्र ज्ञान, पवित्र ज्ञान। यानी कि ब्राह्मण धर्म ग्रंथ, जैसे हम वैदिक ग्रंथ को ब्राह्मण धर्म ग्रंथ भी कहते हैं, तो ब्राह्मण धर्म ग्रंथ में ही वेद है, यानी वेद को हम ब्राह्मण धर्म ग्रंथ कहते हैं, वेद ग्रंथ को भी हम लोग ब्राह्मण धर्म ग्रंथ को वेद कहते हैं। तो शब्द का अर्थ, जो वेद शब्द का अर्थ जो होता है वो ज्ञान होता है, महत् ज्ञान होता है, अर्थात आध्यात्मिक एवं पवित्र ज्ञान जिसे हम कहते हैं। अब कहते हैं कि अब इसकी उत्पत्ति कैसे हुई भाई, वेद शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, तो यहाँ पर हम चर्चा करते हैं इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। अब वेद शब्द की उत्पत्ति हुआ कैसे, तो सबसे बड़ी बात है कि वेद शब्द का उत्पत्ति जो होता है संस्कृत के वेद धातु से हुई। संस्कृत के वेद धातु से हुई, यानी कि जैसे ब्राह्मण धर्म ग्रंथ जो है, जिसको हम वैदिक ग्रंथ को ब्राह्मण धर्म ग्रंथ भी कहते हैं, ब्राह्मण धर्म ग्रंथ को वैदिक ग्रंथ भी कहते हैं, वेद ग्रंथ भी कहते हैं। तो वेद शब्द का अर्थ जो होता है वो ज्ञान होता है, महत् ज्ञान होता है, अर्थात आध्यात्मिक एवं पवित्र ज्ञान इसको हम लोग कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, तो संस्कृत के वेद धातु से हुई, संस्कृत की वेद धातु से हुई, वेद धातु से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है। आप कहते हैं कि इसका अर्थ क्या मतलब है, इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है जानना, यानी संस्कृत की वेद धातु से हुई है जिसका अर्थ होता है जानना। इसका अर्थ क्या होता है, जानना होता है, इसका अर्थ होता है क्या होता है, जानना होता है। अब कहता है कि इसका संकलन करता कौन है, वेदों का संकलन करता कौन है भाई, वेदों का संकलन करता कौन थे भाई, तो महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास, महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास है। यानी कि वेद शब्द जो है का अर्थ होता है ज्ञान, महत् ज्ञान, अर्थात आध्यात्मिक पवित्र ज्ञान होता है, और इसकी उत्पत्ति जो हुई है संस्कृत के वेद धातु से इसकी उत्पत्ति हुई है, अर्थात इसका अर्थ होता है जानना, वेदों का। अब वेदों का संकलन करता कौन था, तो वेदों का संकलन करता आपका महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास है। कहीं कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम। तो अब इसको माना गया है भैया कि महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास ये। अब यहाँ पर हम कहेंगे कि अब ये जो हमका जो वेद जो बना हुआ है, जैसे मान लीजिए कि वेद, तो वेद जो है इससे हम आर्यों के बारे में प्रारंभिक जानकारी हमको इससे मिलती है, यानी कि इससे हमको वेदों से क्या होता है, आर्यों के विषय में प्रारंभिक जानकारी मिलती है, यानी कि आर्यों के विषय में हमको जो है पूरा प्रारंभिक जानकारी हमको इससे मिलती है, आर्यों के विषय में हमको प्रारंभिक जानकारी मिलती है। अब देखिए अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि कुछ लोग वेदों को अपरुष मानते हैं, कुछ लोग वेदों का अपरुष मानते हैं, कुछ लोग वेदों को अपरुष
अपौरुष या दैवीकृत मानते हैं, दैवीकृत मानते हैं। यानी कहना है कि ब्राह्मण धर्म ग्रंथ वेद धर्म ग्रंथ को ब्राह्मण धर्म ग्रंथ कहते हैं। तो कुछ लोग जो है कुछ लोग वेदों को अपौरुष मानते हैं, कुछ लोग वेदों को क्या मानते हैं, अपौरुष या दैवीकृत मानते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि वेदों की संख्या कितनी है। अब तो हम चल रहे थे कि वेद के बारे में चर्चा कर रहे थे, धर्म ग्रंथ के बारे में, कि प्राचीन काल में भारत जो था एक धर्म प्रधान देश था। यहाँ 3 प्रकार की धार्मिक विचारधाराएं बह रही थी। एक था वैदिक, दूसरा था बौद्ध एवं तीसरा था जैन। तो वैदिक ग्रंथ को ही हम लोग धर्म ग्रंथ, ब्राह्मण धर्म ग्रंथ भी कहते हैं, और ब्राह्मण धर्म ग्रंथ को हम लोग वैदिक ग्रंथ भी कहते हैं। तो वेद शब्द का अर्थ जो होता है वो होता है ज्ञान, महत् ज्ञान, इतिहास, आध्यात्मिक एवं पवित्र ज्ञान। अब इसके कहता है कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। इसकी उत्पत्ति जो होता है संस्कृत के वेद धातु से हुई। इसका अर्थ क्या होता है, ज्ञान। अब कहता है कि वेदों का संकलनकर्ता कौन थे। तो वेदों का संकलनकर्ता के बारे में कहा जाता है कि ये महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास थे। और इन वेदों से ही हमें आधुनिक विषय में प्रारंभिक जानकारी मिलती है। और कुछ लोग वेदों को अपौरुष एवं दैवीकृत भी मानते हैं। अब यहाँ पर अब कहा जाता है कि वेद को कितने भागों में बांटा गया है, प्रश्न आ सकता है, हर कंपटीशन में प्रश्न आता है, इसको ध्यान देना है। तो यहाँ पर कह रहा है कि वेद को कितने भागों में बांटा गया है। वेद को 4 भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। तो पहला आपका हो जाएगा ऋग्वेद, दूसरा आपका हो जाएगा सामवेद, तीसरा हो जाएगा यजुर्वेद, और चौथा जो आपको हो जाएगा अथर्ववेद। अच्छा, तो ये आपका जो है प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत में हम चर्चा कर रहे हैं अभी वेदों के बारे में। वेद के बारे में हम इसका चर्चा करेंगे कि वेदों की संख्या जो है वह है 4 है। वेदों की संख्या 4 है। तो यहाँ पर जो है हम इतना आज बता दिए। फिर नेक्स्ट एपिसोड में हम ऋग्वेद के बारे में चर्चा करेंगे। ऋग्वेद के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक, अब यदि अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे, समझ में आए, तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको जरूर लाइक कीजिएगा, इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार, मैं राजेश कुमार मिशन टारगेट से बोल रहा हूँ। दोस्तों, मित्रों, जैसा आप जानते हैं कि कोरोना वायरस के चलते पूरा विश्व जो है लॉकडाउन है। भारत भी इससे छूता नहीं है, लेकिन भारत में एक राज्य भी है और वो बिहार भी है, ये भी अछूता नहीं है। यानी कि पूरे भारत के जितने राज्य हैं, जितने क्षेत्र हैं, वो सब लॉकडाउन में फंसे हुए हैं। तो सबसे बड़ी समस्या होती है, परेशानी होती है कि आखिर जो बच्चे, जो छोटे बच्चे हो, बड़े बच्चे हो, जो बड़े लोग हैं, बड़े जो कंपटीशन की तैयारी में लगे हुए हैं, उसके सामने अब प्रश्न उठ गया है कि आखिर कोचिंग संस्थान सब बंद है, मेरा पढ़ाई कैसे चलेगा। तो हम भी एक कंपटीशन को देखते हुए मैं भी सोचा कि चलो भाई, एक हम भी थोड़ा सा जो है, हम भी अपने स्टूडेंट को कुछ दे देते हैं, कुछ जीएस से संबंधित हम चर्चा कर देते हैं। तो हम चलो, लॉकडाउन है, पूरा घर बंद है, सब जगह बंद है, क्लास उस सब नहीं चल रहा है, सब बंद है। तो हमने सोचा कि चलो कुछ प्रश्न पूछ लेते हैं। और वो प्रश्न क्या क्या है जो रियली में जो परीक्षा की जो तैयारी करने वाले हैं उसको पता है। तो हम चाहते हैं कि जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हुए हैं
उसके लिए हम 25 क्वेश्चन पूछेंगे और 25 क्वेश्चन का जवाब हमें कमेंट्स करके देना है। जो ज़्यादा देगा हम उसे समझेंगे कि उसकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला जो प्रश्न जो है वो आप उसे ध्यान से सुनिएगा और उसके कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो हम जो देने जा रहे हैं, अब सबसे पहली बात है कि अब सबसे पहला प्रश्न जो है, संविधान सभा का चुनाव कब हुआ? पहला प्रश्न, संविधान सभा का चुनाव कब हुआ? ठीक है, संविधान सभा का चुनाव कब हुआ? अब चलते हैं हम दूसरा प्रश्न की ओर चलते हैं। संविधान सभा का चुनाव के बारे में तो बता दिए। अब हम दूसरा प्रश्न की ओर चलते हैं। M.N. राय किस प्रकार के नेता थे? M.N. राय किस प्रकार के नेता थे? जरूर जवाब देना है। M.N. राय किस प्रकार के नेता थे? अब हम चलते हैं तीसरा प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न, भारत के लोग स्वयं अपने राजनीतिक भविष्य का निर्माण करें। भारत के लोग स्वयं अपने राजनीतिक भविष्य का निर्माण करें। यह अभिव्यक्ति सर्वप्रथम किस विधेयक में मिली? प्रश्न सुन लिए, फिर से एक बार दोबारा हम रिपीट कर देते हैं। भारत के लोग स्वयं अपने राजनीतिक भविष्य का निर्माण करें। यह अभिव्यक्ति सर्वप्रथम किस विधेयक में मिली? कोई दिक्कत? ये जितने जो हम प्रश्न पूछ रहे हैं ये सभी भारतीय संविधान से हैं, ये पॉलिटी से है, भारतीय संविधान से है। आप लोग को जवाब देना है और हम कोशिश करेंगे कि यूट्यूब पर हम हर विषय से संबंधित कुछ ना कुछ प्रश्न हम पूछते रहेंगे। अब हम चौथा प्रश्न की ओर चलते हैं। किस विश्व युद्ध की समाप्ति पर कैबिनेट मिशन भारत आया? चलिए, चौथा प्रश्न, किस विश्व युद्ध की समाप्ति पर कैबिनेट मिशन भारत आया? ये सब संभावित जितने जो क्वेश्चन जो है सब बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जितने जो परीक्षाएं जो होती है उसमें पूछा गया है। यूपीएससी में प्रश्न पूछा जाता है, एसएससी में पूछा जाता है, बिहार पुलिस में पूछा जाता है, बहुत सा कंपटीशन में पूछा जाता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये चौथा प्रश्न था, किस विश्व युद्ध की समाप्ति पर कैबिनेट मिशन भारत आया? अब हम चलते हैं पांचवा प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। ये किनका कथन है? भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। किनका कथन है बताइए? तो ये पांचवा प्रश्न था, भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। अब हम चलते हैं छठा प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। एनीबॉडी, कोई दिक्कत? भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए, ये किसकी मांग थी? किसने ये मांग किया था? भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए, ये किसने मांग किया था? इनका प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। उसके बाद अब संविधान सभा को, छठा प्रश्न है, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? ये छठा प्रश्न है।
संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? ये जवाब देना है। फिर उसके बाद हम चलते हैं 7वां प्रश्न की ओर चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। संविधान सभा के चुनाव में कांग्रेस को कितना स्थान प्राप्त हुआ? 7वां प्रश्न, संविधान सभा का चुनाव में कांग्रेस को कितना स्थान प्राप्त हुआ? संविधान सभा का चुनाव में कांग्रेस को कितना स्थान प्राप्त हुआ, इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद 8वां प्रश्न में चलते हैं। संविधान सभा के चुनाव में मुस्लिम लीग को कितना स्थान प्राप्त हुआ? संविधान सभा के चुनाव में मुस्लिम लीग को कितना स्थान प्राप्त हुआ? ये 9वां प्रश्न था। अब हम चलते हैं 10वां प्रश्न में। अंतरिम सरकार में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ये 10वां प्रश्न है। अंतरिम सरकार में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? कौन थे भाई? जरूर जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ये था 10वां प्रश्न। अब हम चलते हैं 11वां प्रश्न में। अंतरिम सरकार में रेलवे मंत्री कौन थे? अंतरिम सरकार में रेलवे मंत्री कौन थे? अंतरिम सरकार में रेलवे मंत्री कौन थे? 11वां प्रश्न है। उसके बाद 12वां प्रश्न में चलिएगा। अंतरिम सरकार में विधि मंत्री कौन थे? भारत के अंतरिम सरकार में विधि मंत्री कौन थे? इनको जवाब देना है। उसके बाद 13वां प्रश्न में चलिए। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? ये 13वां प्रश्न है। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई, इसको जवाब देना है। 14वां प्रश्न में चलिए। 14वां प्रश्न है 14। संविधान सभा की किस बैठक में मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया? ये बहुत मार्केबल क्वेश्चन है भाई, ये प्रश्न आ सकता है, इसलिए इसको पर विशेष ध्यान देना है। संविधान सभा की किस बैठक में मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया? ये 14वां प्रश्न है 14। उसके बाद संविधान सभा की बैठक में 15वां प्रश्न है। संविधान सभा की बैठक में किसको अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया? संविधान सभा की प्रथम बैठक में किसको अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया? ये था 15वां क्वेश्चन 15। संविधान सभा की अस्थायी अध्यक्ष ये तो जानते हैं, ये 15वां क्वेश्चन है। अब संविधान सभा की अस्थायी अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया? ये 16वां प्रश्न है। संविधान सभा की अस्थायी अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया? इसको जवाब दीजिएगा, जरूर दीजिएगा। इसके बाद फिर हम अगला जो वीडियो बनाएंगे हम उसमें इसका प्रश्न का उत्तर हम बता देंगे। फिर उसके बाद 16वां था प्रश्न, 15वां था, अब 16वां चलते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कब बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कब बने, इस पर ध्यान देना है। संविधान सभा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कब बने? ये था 16वां क्वेश्चन था। 17वां में चलते हैं। संविधान सभा की कार्यवाही कब प्रारंभ हुई? संविधान सभा 17वां प्रश्न है। संविधान सभा की कार्यवाही कब प्रारंभ हुई, इसको जवाब देना है। 18वां प्रश्न चलिए। संविधान सभा की कार्यवाही किसके उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुई? संविधान सभा की कार्यवाही किनके उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुई, इसको जवाब देना है। फिर 19वां प्रश्न में हम चलते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव पर कितना दिन व्यापक विचार विमर्श किया गया? संविधान से प्रश्न है, 19वां प्रश्न है। उद्देश्य प्रस्ताव पर कितना दिन व्यापक विचार विमर्श किया गया? कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, इसका आंसर दीजिएगा। 20वां प्रश्न।
संविधान सभा द्वारा गठित समितियों को कितने भागों में बांटा गया है? संविधान सभा द्वारा गठित समितियों को कितने भागों में बांटा गया है? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। फिर 21वां प्रश्न, संविधान सभा द्वारा गठित 2 समितियां कौन कौन हैं? उसको नाम भी लिखना है। संविधान सभा द्वारा गठित 2 समितियां कौन कौन हैं? ये था 21वां प्रश्न। 22वां प्रश्न चलते हैं। 22वां प्रश्न, संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन कब से कब तक चला? संविधान सभा में 21वां प्रश्न है, संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन कब से कब तक चला? इसको जवाब देना है 23वां प्रश्न था। 23वां प्रश्न, संविधान का दूसरा वाचन कब प्रारंभ हुआ? इसको भी जवाब देना है। फिर 24वां है, किस वाचन में 7635 संशोधन पेश किए गए? किस वाचन में 7635 संशोधन पेश किए गए? ये 24वां प्रश्न है। और एक अंतिम प्रश्न है, वो भी संविधान से ही है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये 25 प्रश्न आप लोगों से हम पूछे हैं। हो सकता है कि एक आध प्रश्न और इधर से उधर हुआ गया होगा, लेकिन ये आपको जवाब देना है। आप कितनी तैयारी कर रहे हैं? अगर आप 25 क्वेश्चन देते हैं तो 100% है, आपकी रिजल्ट होने की संभावना सिक्योर है। अगर 100% से 80 से और 90 से 100% है, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा है। 70 से 90 के बीच में है, मेहनत की आवश्यकता है। 70 से 80 के बीच में है, बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। और 70 से 80 और 60 से 70 बहुत मेहनत की ज़रूरत है। बिना मेहनत का कुछ नहीं मिलने वाला है। इसलिए हम प्रयास करेंगे आप लोगों के लिए कि हम आपके लिए हर जो सब्जेक्ट होता है उसमें हम प्रश्न पूछें, आप लोग को जवाब देना है। और ये जवाब जो है आपको मिलेगा अगला वीडियो में। इसलिए आप इसको देखते रहिए। यदि वीडियो पसंद आए, अच्छा लगे, तो आप इसे लाइक ज़रूर करें और इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।